दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे हैं और आप सबों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। 4 जुलाई 2025 से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्नों को आज आप देखेंगे, जिसमें बिहार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तीनों खबरों का संकलन होगा और आगामी बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं को देखते हुए तमाम जानकारी यहाँ पर मैं आपको विस्तृत तौर पर हमेशा की तरह देने वाला हूँ। तो पूरे सेशन को, पूरे क्लास को आप सभी लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे। अच्छा, आज के इस क्लासेस की हम शुरुआत करें। दरअसल पिछले क्लास में एक प्रश्न मैंने आपसे पूछा था कि केंद्र सरकार से मंजूरी मिलने के बाद या फिर मंजूरी के बाद बिहार के किन 2 जिलों में मल्टी सेक्टर स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी कि सेज स्थापित किया जा रहा है। कंप्लीट जानकारी हमने आपको दिया था। बक्सर और पश्चिमी चंपारण ये 2 जिला है। एक्चुअली हमने ये भी आपको बताया था कि बक्सर में वो कौन सा जगह है और पश्चिम चंपारण में वो कौन सा जगह है। तो ये जगह भी आपको ध्यान रखना अति आवश्यक है। ठीक है, ये तमाम चीजें पिछले क्लास में हमने आपको बताया है। अगर आपका क्लास छूटा हुआ है या फिर रेगुलर बेसिस पर आप क्लासेस को फॉलो नहीं कर पाते हैं तो एक समय निर्धारित कीजिए और डेली बेसिस पर क्लासेस को फॉलो कीजिए। निश्चित तौर पर करंट अफेयर्स में आप बिल्कुल एकदम हीरो बन जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, आपको बता दूं, अभी हमारा एक ई बुक लॉन्च हुआ है बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स का, जनवरी से जून तक का। ये एक प्राइम एडिशन है हमारा, जो खास करके पिछले 6 महीने का जो बिहार से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्न बने हैं वो आपको तो इसमें दिखेंगे, लेकिन संबंधित पॉइंट जो खास करके इंपॉर्टेंट है, जहां से एग्जाम में प्रश्न अराइज हो सकते हैं, सभी का वर्णन हमने इसमें विस्तृत तौर पर किया है। मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूं कि इस तरह का संग्रह आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। आप लोग जरूर इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और करंट अफेयर्स के इस पीडीएफ को आप बीएम ऑनलाइन लर्निंग एप्लीकेशन के माध्यम से इस कोर्स के जरिए प्राप्त कर पाएंगे। चलिए आते हैं यहां पर पहले प्रश्न पे। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन हाल ही में भारत की पहली महिला ई वोटर बनी है जिन्होंने मोबाइल ऐप के माध्यम से मतदान किया है। ये अभी खबरों में है। अच्छा, मोबाइल ऐप के माध्यम से या फिर ई वोटिंग की बात करें तो बिहार प्रथम आया है, मतलब आया नहीं है, मतलब बोल सकते हैं यहां पर कि ऐसा पहला राज्य बिहार बना है जो ई वोटिंग प्रणाली को अपनाया है। अब यहां पर उसी से संबंधित एक प्रश्न, एक पॉइंट जो खबरों में है उसको यहां पर आपके बीच हमने रखा है। तो इनका नाम जो है, पहली महिला अभी बनी है विभा देवी। विकल्प नंबर बी यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए संबंधित तथ्यों को हम देखते हैं। दरअसल बिहार के पूर्वी चंपारण जिले की निवासी विभा देवी भारत की पहली महिला बनी जिन्होंने मोबाइल ऐप के जरिए ई वोटिंग करके इतिहास रच दिया। इसके साथ ही बिहार भारत का पहला राज्य बना है जिसने स्थानीय निकाय चुनाव में मोबाइल ऐप आधारित ई वोटिंग प्रणाली लागू की है। हालांकि ये जानकारी हम आपको दे चुके थे कुछ समय पहले हैं। इसमें नया आपको ध्यान रखना है, पश्चिमी नहीं बल्कि पूर्वी चंपारण की निवासी विभा देवी ये पहली महिला बनी है जो ई वोटिंग की है। अच्छा, यह प्रणाली फेस रिकॉग्निशन और ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित है जो सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करती है। अच्छा, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है? ये कई बार हमने डिस्कस किया कि हजारों कंप्यूटर एक साथ मिलकर खास करके सिक्योरिटी को बहुत मजबूत कर देता है। आसान शब्दों में ये समझिए कि ये जो सुरक्षा है किसी भी मतलब प्लेटफॉर्म की ऑनलाइन स्तर पर, इसको मजबूती प्रदान करता है। बस ये आसान शब्दों में ये ध्यान रखिए। और इसके अतिरिक्त यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे, इस पहल से बिहार ने डिजिटल लोकतंत्र की दिशा में ऐतिहासिक कदम बढ़ाया है। फिलहाल इतनी बातें इंपॉर्टेंट है। अच्छा, नगर निकाय चुनाव की बात हो तो कुछ जानकारी यहां पर आपके बीच हमने रखा है कि भारत में नगर निकाय चुनाव या फिर इसकी जो परंपरा है ब्रिटिश काल में शुरू हुई थी। दरअसल बिहार में पहली बार नगर पालिका का गठन 1864 में पटना में हुआ था। 1992 में 74वां संशोधन द्वारा नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, जिसके तहत नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत की स्थापना का प्रावधान किया गया। और इसी खास करके संशोधन में जो खास करके आपको ध्यान रखना है कि 5 वर्षों को लेकर, मतलब 5 वर्ष कार्यकाल निर्धारित किया गया और प्रत्येक 5 वर्ष पर चुनाव को लेकर मतलब चुनाव आयोजित करने की बात कही गई थी, इसे मान्यता मिला था। और आपको यह भी ध्यान रखना कि नगर निकाय चुनाव में पहली बार ईवीएम का जो प्रयोग है, जो वोटिंग के लिए इस्तेमाल होता है, ये 2017 में हुआ था। तो फिलहाल मुझे लगता है कि इतनी जानकारी यहां पर इंपॉर्टेंट है। चलते हम यहां पर अगले दूसरे प्रश्न पे। देखिए, दूसरा प्रश्न आपके बीच है कि बिहार सरकार ने हाल ही में किस उद्देश्य के साथ अपनी एक राज्य स्तरीय टीम तेलंगाना भेजने की घोषणा की है? प्रश्न को एक बार मैं पुनः से पढ़ रहा हूं। बिहार सरकार ने या फिर बिहार सरकार के हाल ही में, यहाँ पे ने की नहीं बल्कि ने होगा, बिहार सरकार ने हाल ही में किस उद्देश्य के साथ एक अपनी राज्य स्तरीय
एक अपनी राज्य स्तरीय टीम तेलंगाना भेजने की घोषणा की है। देखिए ये अभी जो एक्चुअली घोषणा हुई है, यहां पर आपको ध्यान रखना विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। देखिए संगारेड्डी में हुई दवा फैक्ट्री विस्फोट की जांच के लिए, हालांकि यहां पर ये प्रश्न जो हमने आपको बीच रखा है बस इसी पर्पज से यहां पर आपको ध्यान रखना है, ये दवा फैक्ट्री जहां पर विस्फोट हुआ है कहां पर है, तो तेलंगाना में एक जगह है संगारेड्डी। ये चीजें ध्यान रखें। अभी हाल ही में जांच को लेकर के जो यहां पर बिहार के 2 श्रमिक की मौत हुई है तथा 16 श्रमिक घायल हुए हैं, इस मामले को बिहार सरकार ने गंभीरता से लिया है और इसको लेकर अभी एक जांच दल जल्द ही तेलंगाना के लिए रवाना करने की घोषणा की है। बस यहां पर यह बताना हमारा उद्देश्य है कि यहां पर जो बिहार के श्रमिक मारे गए या फिर जो घायल हुए हैं, तो ये प्रॉपर जगह संगारेड्डी जहां पर एक दवा फैक्ट्री में यहां पर विस्फोट हुआ था, इसी की जांच के लिए। फिलहाल इससे आगे हमें मुझे नहीं लगता कि यहां पर कुछ और जानने की जरूरत है। बस इतना ध्यान रखें, चूंकि बात यहां पर तेलंगाना की हुई है। अब आइए कुछ जानकारी मैं आपको तेलंगाना से अभी हाल ही में जो खबरों में रहा है वो एक बार देख लेते हैं। देखिए गूगल से संबंधित एक पॉइंट है कि 17 जून पिछले महीना 17 जून 2025 को हैदराबाद तेलंगाना में एशिया पैसिफिक क्षेत्र का पहला GSEC यानी कि गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर शुरू किया गया है। और आपको ध्यान रखना है ये भारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया का इस प्रकार का ये चौथा सेंटर है। यहाँ पर अन्य 3 जो है ये कहाँ पर है वो आपको दर्शाया गया है। जो अन्य 3 केंद्र हैं, एक तो म्यूनिख जर्मनी में है, दूसरा डबलिन आयरलैंड में, तीसरा मलागा स्पेन में, अभी चौथा कहाँ पर खुला है तो हैदराबाद तेलंगाना में। अब यहाँ पर देखिए सभी का कार्य यहाँ पर आगे दर्शाया गया है, ये किस मतलब क्षेत्र में कार्य करेगा यहाँ पर वो चीज़ें मैंने मेंशन किया है। अब यहाँ पर अगले पॉइंट में इसकी बात हम करें तो इस केंद्र का जो उद्देश्य है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI आधारित साइबर सुरक्षा समाधानों का विकास करना और भारत को एक डिजिटल सुरक्षा केंद्र के रूप में स्थापित करना, ये इसका खास करके लक्ष्य है। इसी पर ये एशिया पैसिफिक क्षेत्र का पहला जो GSEC सेंटर है ये कार्य करेगा। हालांकि जो अन्य 3 है जो एक्चुअली यहां पर हमने लिखा है, इसमें म्यूनिख जो जर्मनी में गोपनीयता और डेटा सुरक्षा पर कार्य करती है, जो डबलिन आयरलैंड में है ये कंटेंट जिम्मेदारी और धोखाधड़ी आदि को मतलब इसको रोकथाम पर कार्य करती है, मलागा स्पेन में जो है ये साइबर खतरों और मेलवेयर से सुरक्षा प्रदान करने पर केंद्रित है। तो ये सभी को यहाँ पर मुझे लगता है कि आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अच्छा एक चीज और समझिएगा, दरअसल भारत को लेकर जो ये केंद्र स्थापित हुआ है ये साइबर सुरक्षा समाधानों का विकास करना है, ताकि भारत जो डिजिटल युग में जो बड़ी तेजी से एंटर किया है, तो ऐसे में धोखाधड़ी भी बड़े पैमाने पर बढ़ा है और यहाँ पर वो चीज़ें हमने मेंशन भी किया है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए अभी हाल ही में इसकी शुरुआत की गई है और ये एशिया पैसिफिक क्षेत्र का ये पहला केंद्र है। पूरी दुनिया में ये 4 है, मतलब ये चौथा बना है। तो इतनी जानकारी यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला तीसरा प्रश्न है कि हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 के अनुसार यूनिकॉर्न की कुल संख्या के मामले में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। देखिए यूनिकॉर्न की कुल संख्या के मामले में अभी हाल ही में भारत को तीसरा स्थान मिला है। पहले स्थान पर है अमेरिका, दूसरे स्थान पर है चाइना और तीसरे स्थान पर है अपना भारत। आइए इसको लेकर हम चीज़ों को डिटेल में देखते हैं, एकदम विस्तार में समझते हैं। देखिए हुरून रिसर्च इंडस्ट्री द्वारा हाल ही में हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 जारी किया गया। एक एक पॉइंट को आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, एक एक पॉइंट यहाँ पर आपसे एग्जाम में प्रश्न के रूप में पूछा जा सकता है। सबसे पहले हम बात करेंगे हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स की। दरअसल यहाँ पर यह इंडेक्स उन निजी स्टार्टअप कंपनियों की एक प्रकार की सूची है जिसका वैल्यूएशन जो है, जो कंपनी वैल्यूएशन है 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर या फिर उससे अधिक की है, जो अभी तक स्टॉक मार्केट में सूचीबद्ध नहीं है। ये आपको ध्यान रखना, वैसी कंपनियों को यहां पर शामिल किया जाता है हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में। अभी 2025 को लेकर जो रिपोर्ट आई है एक नजर हम इसमें देखते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत को विश्व में तीसरा स्थान मिला है, जहां पर कुल 64 यूनिकॉर्न कंपनियां दर्ज की गई है और यह आंकड़ा जो है 1 जनवरी 2025 तक का है, जो यहां पर आप पूरा ब्यौरा आप देख रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना 64 यूनिकॉर्न कंपनियां दर्ज की गई है। इसमें शीर्ष स्थान पर अमेरिका है जहां पर 758 यूनिकॉर्न है। उसके बाद चाइना दूसरे स्थान पर है जहां पर 343 यूनिकॉर्न है। भारत 64 के साथ तीसरे स्थान पर, ब्रिटेन 49 के साथ चौथे स्थान पर, जर्मनी 36 के साथ क्रमशः पांचवें या ब्रिटेन चौथे और जर्मनी 5वें स्थान पर। यहाँ पर हमने लिखा भी है क्रमशः चौथे और 5वें स्थान पर है। तो ये टॉप 5 देश हैं जिसको खास करके यूनिकॉर्न को लेकर आपको ये मतलब चीजें ध्यान रखना है। पहले स्थान पर है अमेरिका, दूसरे पे चाइना, तीसरे पे भारत, चौथे पे ब्रिटेन और 5वें पे जर्मनी है। तो फिलहाल यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है।
अच्छा, कुछ और बातों में अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न वाले भारतीय शहरों में जो ये रिपोर्ट में कहा गया, बेंगलुरु जो है ये 7वें स्थान पर है, जबकि मुंबई अगर हम बात करें फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया की तो ये 22वें स्थान पर, गुरुग्राम 27वें स्थान पर रहा है। ये चीज़ें यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न वाले भारतीय शहरों में ये चीज़ें यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, सैन फ्रांसिस्को में 199 यूनिकॉर्न के साथ, या फिर सैन फ्रांसिस्को ने 199 यूनिकॉर्न के साथ यूनिकॉर्न कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड का जो खिताब है वो बरकरार रखा है। मतलब सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न जो बनते हैं, मतलब वो कहाँ पर, सैन फ्रांसिस्को में। और यहाँ पर रिपोर्ट में कहा गया कि 199 यूनिकॉर्न के साथ यूनिकॉर्न कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड का खिताब ये बरकरार रखा है। यानी कहने का सेंस यहाँ पर यह है, अगर एग्जाम में ये पूछा जाता है कि यूनिकॉर्न कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में किस शहर को जाना जाता है, तो सैन फ्रांसिस्को। तो फिलहाल इतनी बातें यहाँ पर ध्यान रखने योग्य है। आते हैं अगले चौथे नंबर प्रश्न पे। देखिए, क्रिकेट के तीनों प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय फॉर्मेट, जो आईसीसी क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था है, और तीन फॉर्मेट, जो प्रमुख तीन फॉर्मेट है, टेस्ट, ओडीआई और टी20, ये तीनों फॉर्मेट में आपको ध्यान रखना है कि शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर अभी हाल ही में कौन बनी है। तो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा स्मृति मांधाना, यानी कि विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। आइए चीजों को यहां पर हम विस्तार में देखते हैं। सबसे पहले तो स्मृति मांधाना को आप यहां पर तस्वीर में देख रहे हैं। एक चीज समझिएगा कि अभी स्मृति मांधाना ने हाल ही में 28 जून 2025 को दरअसल इंग्लैंड के खिलाफ नॉटिंघम में खेले गए पहले टी20 मैच में केवल 62 गेंद पर 112 रन बनाकर इतिहास रच दिया। अब यहाँ पर ये समझिएगा, इतिहास तो रची है, ये खास करके एक अच्छा मतलब शतक था यहाँ पर हमें देखने को मिला, लेकिन इतिहास एक्चुअली ये है कि यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जब ये टी20 मैच में इन्होंने शतक लगाया, इसके साथ इतिहास बना, ये पहली ऐसी भारतीय महिला क्रिकेटर बनी जो तीनों फॉर्मेट में शतक जड़ी है। वो चीजें यहाँ पर हमने आगे लिखा है। इससे पहले टेस्ट मैच में 2021 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 127 रन, फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही ओडीआई में 2016 में 106 रनों की पारी खेली थी। इस उपलब्धि के साथ वह भारत की पहली महिला क्रिकेटर बन गई जिन्होंने सभी आईसीसी के जो तीनों प्रारूप है, जो फॉर्मेट है, इसमें शतक जड़े हैं। तो ये आपको ध्यान रखना, नाम क्या है, स्मृति मांधाना। तो इतनी बातें यहाँ पर क्लियर है। अच्छा, और आपको जानकारी दे दूं स्मृति मांधाना को लेकर कि इनका जन्म 18 जुलाई 1996 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ था। और आपको यह भी ध्यान रखना है, भारत सरकार द्वारा उन्हें वर्ष 2019 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। अच्छा, इसके अतिरिक्त एक जानकारी और भी है, जसप्रीत बुमराह जो महान गेंदबाज हैं, आपको ध्यान रखना है, इसके साथ स्मृति मांधाना को क्रमशः सर्वश्रेष्ठ पुरुष व महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर के रूप में अभी हाल ही में पॉली उमरिगर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया था। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है, हमने विस्तृत तौर पर ये जानकारी आपको दिया था। स्मृति मांधाना को जून 2024 में पिछले साल आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया था, जून 2024 मंथ के लिए। तो इतनी बातें ध्यान रखें, क्योंकि यहां पर बात हम कर रहे थे पॉली उमरिगर पुरस्कार को लेकर। आइए यहां पर जो जानकारी हमने विस्तृत तौर पर दिया है उसकी एक सूची यहां पर आप देख रहे हैं। इसमें देखिए पॉली उमरिगर पुरस्कार भी आपको दिखेगा। यह पुरस्कार 2024 वाला है, आप कहीं मेंशन कर लीजिए, 2024 वाला ये संस्करण का पुरस्कार है और जसप्रीत बुमराह और स्मृति मांधाना को दिया गया है। ठीक है, ये जरूर आपको ध्यान रखना है। इस तरह की चीजें एग्जाम में पूछी जाती है। ये तो एक सूची है, कंप्लीट जानकारी, इतना ही पुरस्कार नहीं बल्कि हर दिन कोई ना कोई पुरस्कार को लेकर हम जानकारी देते हैं। जब चीजों का विस्तार में पढ़ेंगे, डेली बेसिस पर पढ़ेंगे, तो चीजें एकदम तैयार हो पाएंगी, इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा, अभी हम बात कर रहे थे आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ की। जून 2024 में स्मृति मांधाना को चुना गया था महिला वर्ग में, लेकिन 2025 में अभी तक की बात करें, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, अभी जून महीना संपन्न हुआ है, जुलाई चल रही है, तो अभी जून को लेकर घोषणा होगी तो वो यहाँ पर हम अपडेट कर देंगे। फिलहाल जनवरी से मई तक की ये सूची है, ये जरूर ध्यान रखिए। कोई भी आपसे पूछा जा सकता है, सपोज कीजिए ये पूछ लिया जाएगा जनवरी 2025 का जो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ है महिला कैटेगरी में किन्हें मिला, तो ऑस्ट्रेलिया की बेथ मूनी को। कुछ भी पूछा जा सकता है, लेकिन ये चीजों को जब ध्यान रखेंगे तो चीजें आपके लिए आसान हो जाएगी। चलिए आते हैं अगले 5वें प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में गोसेट GW नामक जलवायु परिवर्तन निगरानी उपग्रह प्रक्षेपित किया है? तो राइट आंसर है विकल्प नंबर बी,
यानी कि अभी हाल ही में जापान ने इसे प्रक्षेपित किया है। विकल्प नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए GOSAT GW जो है, पहले तो सबसे इसका पूरा नाम क्या है ये आपको ध्यान रखना है। ग्लोबल ऑब्जर्विंग सैटेलाइट फॉर ग्रीन हाउस गैसेस एंड वाटर साइकिल, जिसे कि जापानी भाषा में आपको ध्यान रखना है इबुकी GW भी कहा जाता है, जो जापान ने 29 जून 2025 को अभी सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। इस वजह से GOSAT GW अभी हाल ही में खबरों का विषय है। किस देश ने इसे लॉन्च किया है? तो जापान ने। आपको ध्यान रखना है यह उपग्रह ग्रीन हाउस गैसों जैसे कि CO2, CH4, NO2 जैसे कि मतलब इन सभी ग्रीन हाउस गैस और इसके अतिरिक्त जल चक्र से संबंधित वैश्विक स्तर पर सटीक और लगातार डेटा एकत्र करेगा। इसी उद्देश्य को लेकर खास करके ये लॉन्च किया गया है। यहाँ पर आगे हमने लिखा भी है कि इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन की निगरानी को और अधिक वैज्ञानिक व तकनीकी आधार पर मजबूत करना है। जो रियल टाइम डेटा है उसको प्राप्त करने की दिशा में एक प्रकार से डेटा एकत्र करेगा और लगातार डेटा मतलब भेजते रहेगा। तो इसी को लेकर अभी हाल ही में आपको ध्यान रखने से लॉन्च किया गया है। और आपको यहाँ पर एक शब्द दिखेगा ऑब्जर्विंग सैटेलाइट, तो निगरानी के रूप में आपको ध्यान रखना है, ये खास करके लॉन्च किया गया है। अब यहाँ पर एक अगला पॉइंट है कि यह उपग्रह जापान के अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि JAXA, साथ ही साथ पर्यावरण मंत्रालय और आपको ध्यान रखना नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज के संयुक्त प्रयासों से ये बनाया गया है। मतलब तीनों संगठन की इसमें सहभागिता रही है। और अभी हाल ही में आपको ध्यान रखना जापान ने इसे तनीगाशिमा स्पेस सेंटर से H-11A रॉकेट से प्रक्षेपित किया है। तो ये चीज़ें खास करके आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट हो जाती है। विशेष तौर पर ये सैटेलाइट का नाम क्या है, किस देश ने लॉन्च किया, किस उद्देश्य से लॉन्च किया, ये चीज़ें विशेष रूप से किसी भी सैटेलाइट को लेकर इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, GOSAT की अगर हम बात कर रहे थे अभी GOSAT GW की, तो यहाँ पर एक बात और आपको बता दूं कि GOSAT GW इससे पहले जो लॉन्च किए गए हैं उपग्रह GOSAT 2019 में पहला एडिशन था, फिर GOSAT 2 जो 2018 19 नहीं बल्कि 9 में, और फिर 2018 में GOSAT 2। अब यहाँ पर GOSAT GW की बात करें तो ये इसका तीसरा और सबसे उन्नत संस्करण है, ये यहाँ पर लिखा गया है। और यह वैश्विक जलवायु नीतियों को बनाने और कार्बन उत्सर्जन और अंतर्राष्ट्रीय निगरानी का एक क्रांतिकारी भूमिका निभाएगा, जैसा अभी हम चर्चा कर रहे थे। यहाँ पर वो चीज़ें दर्शाई गई, नाम से भी आप यहाँ पर अंदाजा लगा सकते हैं। जो GOSAT नाम दिया गया ग्लोबल ऑब्जर्विंग सैटेलाइट फॉर ग्रीन हाउस गैसेस एंड वाटर साइकिल, ये आपको ध्यान रखना है। तो किसने लॉन्च किया है? तो जापान ने। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अब यहाँ पर अगला छठा प्रश्न है कि हालिया जारी रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय उद्यानों और संरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन यानी कि मेजरमेंट इफेक्टिवनेस एवोल्यूशन में सबसे उच्च प्रदर्शन करने वाला राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश कौन है, या फिर कौन सा है जो इसमें अभी अव्वल आया है? ये एक प्रश्न है। राइट आंसर यहाँ पर है विकल्प नंबर बी, यानी कि चंडीगढ़ इसमें अव्वल अभी आया है। अब इसको लेकर यहाँ पर चीज़ों को समझेंगे। देखिए हालिया जारी मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस एवोल्यूशन यानी कि मीर रिपोर्ट 2020-25 में, ये रिपोर्ट की जो अवधि है ये ध्यान रखिए, इस पर आधारित है 2020 से 25 तक। तो इसमें कुल 438 राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य का मूल्यांकन किया गया। ठीक है, ये ध्यान आपको रखना है। 2020 से 25 तक का ये डेटा है, जिसमें कुल मिला के पूरे भारतवर्ष में 438 राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य का मूल्यांकन किया गया। अब जो रिपोर्ट कहती है उसमें हम ध्यान देते हैं कि रिपोर्ट के अनुसार चंडीगढ़ सबसे ऊंचा औसत स्कोर मतलब खास करके 85.16% प्राप्त कर मतलब राज्य और संघ राज्य में यानी केंद्र शासित प्रदेश में ये शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। जबकि वहीं पर केरल की बात करें तो 76.22% के साथ ये दूसरा स्थान प्राप्त किया है। अब यहाँ पर एक चीज समझिएगा, इसको थोड़ा डिटेल में समझने की जरूरत है। अगर ओवरऑल यहाँ पर अगर बात करें राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की, मतलब मी जो रिपोर्ट अभी हाल ही में आई है यानी कि मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस एवोल्यूशन, ये रिपोर्ट अभी जो हाल ही में आई है, अगर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों को लेकर साथ में जिस प्रकार से हमने यहाँ पर लिखा है, अगर इस तरह से बात हो तो हमेशा आप उसका आंसर करेंगे चंडीगढ़। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ बात करें राज्य कौन सा अव्वल रहा तो ऐसी स्थिति में आप केरल आंसर करेंगे। ठीक है, ये ध्यान आप लोग रखेंगे। अच्छा, रिपोर्ट के अनुसार केरल का ध्यान आपको रखना, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान और जम्मू कश्मीर का डाची गाम राष्ट्रीय उद्यान दोनों ने
92.97 का स्कोर के साथ संयुक्त रूप से पहला स्थान प्राप्त किया है। इंडिविजुअली किसी अगर हम राष्ट्रीय उद्यान को देखें तो ऐसे में ये दो जगह का, खास करके केरल का और जम्मू कश्मीर का, ये जो क्रमशः दो राष्ट्रीय उद्यान है, ये आपको ध्यान रखना है, इतना स्कोर के साथ पहला स्थान हासिल किया है, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगला एक पॉइंट है कि भारत का औसत मी स्कोर पहले चक्र जो 2006 में था, ये खास करके पूरे भारत का औसतन बात करें तो 60.52 था, जो अब बढ़कर खास करके 64.41% हो गया है। ये आपको ध्यान रखना है, जो कि अच्छी श्रेणी यानी कि गुड कैटेगरी में ये आता है, ये इसको दर्शाता है। अच्छा, यह मूल्यांकन जो है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के मानकों के आधार पर किया गया है, जिसमें कि प्रबंधन, जैव विविधता सुरक्षा, संसाधन उपयोग और साथ ही साथ सामुदायिक भागीदारी शामिल है। इन सभी पर ये केंद्रित है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अच्छा, यह रिपोर्ट वन्यजीव संस्थान देहरादून में आयोजित जो आईकॉन 2025 सम्मेलन है, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आईकॉन का जो अर्थ है ICCON, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है इंडियन कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस जो अभी हाल ही में आयोजित हुआ, कहाँ पर, तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में, यहाँ पर ये रिपोर्ट अभी आया। अच्छा, इस रिपोर्ट के बारे में फाइनली ये आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा, जो शीर्ष 5 राज्य हैं, अगर केंद्र शासित प्रदेश को हम अलग कर दें, केवल राज्य की बात करें तो केरल इसमें शीर्ष पर है, जो बहुत अच्छा कैटेगरी में है और इसका स्कोर यहाँ पर है। फिर कर्नाटक है जिसे अच्छी कैटेगरी में रखा गया, पंजाब भी अच्छी कैटेगरी में तीसरे स्थान पर, फिर उसके बाद यहाँ पर हिमाचल प्रदेश है, ये भी अच्छी कैटेगरी में। तो ये चीजें खास करके मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इंडेक्स या फिर इवोल्यूशन रिपोर्ट से संबंधित आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। मेरे ख्याल से इतनी जानकारी यहाँ पर सफिशिएंट है। अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए, अच्छा, उसके बाद यहाँ पर एक जानकारी और भी हम देख लेते हैं, क्योंकि चंडीगढ़ की यहाँ पर हम बात कर रहे थे, ओवरऑल चंडीगढ़ इसमें प्रथम स्थान पर रहा है। एक और रिपोर्ट अभी हाल ही में आई थी PGI इंडेक्स, उसमें भी चंडीगढ़ हमें शीर्ष स्थान पर दिखता है। जो खास करके राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें, जो अभी हाल ही में PGI इंडेक्स आई है नीति आयोग की तरफ से, आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको दिखेगा जो कुल मिला के इसमें 10 कैटेगरी है, हालांकि आकांक्षी 3 अभी हाल ही में इसमें जोड़ा गया है। तो 10 कैटेगरी में से प्रथम तो 4 कैटेगरी में कोई है ही नहीं। अगर हम बात करें 1, 2, 3 और 4 की, तो इसमें कोई नहीं है। 5वीं कैटेगरी है प्रचेष्टा 1, जिसमें चंडीगढ़ हमें दिखता है। तो ओवरऑल इसमें PGI इंडेक्स में ये चंडीगढ़ प्रथम स्थान पर है। और फिर 6ठी जो कैटेगरी है प्रचेष्टा 2, इसमें कोई नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ पर 7वीं कैटेगरी में पंजाब, दिल्ली आदि हमें दिखता है। लेकिन बिहार की दृष्टिकोण से बात करेंगे तो सेकेंड लास्ट कैटेगरी है आकांक्षी 2, जहां पर आपको इस सूची में बिहार का नाम दिखेगा अन्य कई राज्यों के साथ। तो विशेष रूप से ये ध्यान रखिए, PGI इंडेक्स जो भी हाल ही में आई है, ये चीजें हमने ऑलरेडी पढ़ा दिया है, विस्तृत तौर पर आपको बताया है। आपको मालूम होगा अगर रेगुलर क्लासेस को आप फॉलो कर रहे हैं। तो बिहार किस में है, आकांक्षी 2 में है। और आकांक्षी 2 का जो स्कोर मतलब खास करके यहाँ पर आपको दिख रहा है 461 से 520 के बीच अगर किसी राज्य का स्कोर रहता है तो उसे इस कैटेगरी में रखा जाता है। चलिए, आई होप ये क्लियर है। अगला प्रश्न है कि 4 वर्षों के अंतराल के बाद भारत ने हाल ही में उत्तर कोरिया यानी कि नॉर्थ कोरिया में भारतीय राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया है, इनका नाम क्या है? राइट आंसर होगा विकल्प नंबर सी, यानी कि अलियावती लोंगकुमर, ये राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। इन्हें अभी हाल ही में यहाँ पर साउथ कोरिया में, साउथ नहीं बल्कि उत्तर कोरिया, नॉर्थ कोरिया में यहाँ पर भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। ये चीजें ध्यान रखिएगा। पिछले 4 साल से मतलब यहाँ पर कोई भी राजदूत नहीं था, मतलब 4 वर्ष के अंतराल के बाद ये नियुक्ति हुई है। अगला 8वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कहां हाल ही में भारत का पहला हरित यानी कि ग्रीन डेटा सेंटर स्थापित किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन रिसेंटली हुआ है? राइट आंसर है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में। विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आइए चीजों को हम डिटेल में देखते हैं। आपको यहां पर मैं बता दूं कि हाल ही में भारत का पहला हरित डेटा सेंटर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के साहिबाबाद क्षेत्र में स्थापित किया जा रहा है। दरअसल ये गाजियाबाद जिले में जरूर है, लेकिन ये प्रॉपर जगह ध्यान रखिएगा, साहिबाबाद क्षेत्र में ये स्थापित किया जा रहा है। इसकी आधारशिला जो है ये 26 जून 2025 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और साथ साथ केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री या फिर प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री, एक्चुअली में कैबिनेट मंत्री नहीं बल्कि राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा रखी गई है। ये चीज ध्यान रखिए, ये भारत की
पहली ग्रीन डेटा सेंटर होने वाली है गाजियाबाद के साहिबाबाद में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है एग्जाम की दृष्टिकोण से। अच्छा, इस डेटा सेंटर को सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और ESDS सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन लिमिटेड के सहयोग से बनाया जा रहा है, फिर इसका निर्माण किया जा रहा है, और यह मेक इन इंडिया क्लाउड और PPP मॉडल पर आधारित है, जिसका उद्देश्य भारतीय डेटा को देश में ही सुरक्षित रखना और साइबर हमलों से बचाना है। अभी हम बात कर रहे थे गूगल का एक केंद्र को लेकर, खास करके जो एशिया पैसिफिक का मतलब ये पहला केंद्र है जो अभी तेलंगाना हैदराबाद में स्थापित हुआ है। कुछ उसी प्रकार की ये खास करके ग्रीन डेटा सेंटर है, मिलते जुलते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब एक बात यहाँ पर और आपको बता दूं कि यह डिजिटल इंडिया जो है, ये आपको ध्यान रखना है कि यह केंद्र डिजिटल इंडिया और ग्रीन इंडिया मिशनों को मजबूत करेगा और उत्तर भारत में डिजिटल सेवाओं के इंफ्रास्ट्रक्चर को गति देगा। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान आपको रखना है, दरअसल यह केंद्र पूरी तरह से हरित तकनीकों से लैस होगा, जैसे कि स्मार्ट कूलिंग सिस्टम, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, रिफ्लेक्टिव रूफिंग, साथ साथ यहाँ पर भविष्य में 100% नवीनकरणीय ऊर्जा से संचालन करने का इसका लक्ष्य निर्धारित है। तो भारत का पहला ग्रीन डेटा सेंटर होगा, साइबर सुरक्षा आदि के हमलों से बचाना इसका मुख्य उद्देश्य होगा। यहाँ पर लिखा गया कि इसका उद्देश्य भारतीय डेटा को देश में ही सुरक्षित रखना है और साइबर हमलों से उसे बचाना है, प्रोटेक्ट करना है। तो ये चीज समझिएगा। अच्छा, यहां पर एक टर्म हमने इस्तेमाल किया है, इस टर्म से, इस शब्द से बखूबी आप लोग परिचित होंगे। मुझे लगता है कि लगभग लोग जानते होंगे PPP मॉडल आखिर क्या होता है। यहां पर हमने फिर भी लिख दिया है PPP मॉडल की बात करें तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। आपको ध्यान रखना, ये एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें सरकार और निजी फर्म या फिर निजी क्षेत्र मिलकर किसी परियोजना या फिर सेवा का निर्माण वो संचालन करता है। उसमें सभी चीज़ों की जिम्मेदारी सरकार की और वो निजी कंपनी की होती है। आई होप ये आप यहाँ पर आसान शब्दों में इसको समझ चुके हैं। चलिए आते यहाँ पर अगले प्रश्न पे। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको जानकारी यहाँ पर देना चाहूँगा। पिछले साल मैं बाबा धाम गया हुआ था, ठीक है। अगर यहाँ पर साइबर सुरक्षा, अगर हम इस पॉइंट पर ध्यान केंद्रित करते हुए ये बातें कहें तो बिल्कुल ये गलत नहीं होगा। जामताड़ा नाम आपने जरूर सुना होगा, ये झारखंड में एक जगह है और बाबा धाम झारखंड में ही है। और आपको ये ध्यान रखना है कि जब मैं वहाँ गया, अचानक से हम लोग कुछ दोस्तों ने प्लान किया था और मैं वहाँ पर मतलब हम लोग साथ में गए थे। तो दिक्कत वहाँ पर ये हुई थी कि हम लोगों के पास कैश का थोड़ा अभाव था। तो ऑनलाइन जिस प्रकार से बिहार में हमारे यहाँ होता है, मतलब आप लोग जानते हैं एक सब्जी वाला भी जो स्कैनर होता है, QR कोड होता है, वो लेके बैठता है, लेकिन वहाँ पर बड़ी मुश्किल हो रही थी, मतलब ऑनलाइन ले ही नहीं रहा था। मेडिसिन लेना था, मैं आपको सच बता रहा हूँ, एक मेडिकल स्टोर पे हम लोग रुके, आई थिंक 64 रुपये आई थिंक हुआ था। मतलब कुछ जनरल मतलब मेडिसिन थी, मतलब उन्होंने ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्ट नहीं किया और उन्होंने क्या कहा, इस तरह का काम नहीं करते हैं। मतलब ऐसा बोला उन्होंने कि लगता है कोई गुनाह हमने कर दिया। मतलब उन्होंने ये एग्जैक्ट यही शब्द बोला था कि ये काम ऐसा यहाँ पे नहीं होता है, मतलब ऑनलाइन मतलब ये नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा। तो मतलब दिक्कत यहाँ पर यह है, अगर आपने जामताड़ा के बारे में जरूर सुना होगा तो ये चीज़ों का वो अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। जिस प्रकार से साइबर अपराधी यहाँ पर चीज़ों को अंजाम देते, बहुत धोखाधड़ी हुई और वहीं से पूरे भारत में भी कई क्षेत्रों में ये चीज़ें फैला। धोखाधड़ी का जो खास करके अगर हम बात करें, कई चीज़ें यहाँ पर आप लोग जानते हो, उतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे। बस बेसिकली यही है कि इस तरह के साइबर हमलों से चीज़ों को बचाना, मतलब प्रोटेक्ट करना, यही एक प्रकार का उद्देश्य है। इसी को लेकर अभी हम और जानकारी दे रहे थे, जो एशिया पैसिफिक क्षेत्र में जो गूगल का एक केंद्र स्थापित हुआ है, इसी पर यह कार्य करेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक होटल में भी हम लोग गए थे, आपको मैं बता दूं, वो खास करके एक जगह था, होटल था बहुत बड़ा, 4 फ्लोर का एक होटल था, आई थिंक 4 ही फ्लोर का था, बहुत बड़ा होटल था। बासुकी नाथ है जो खास करके धाम में जो एक तालाब है उसके शायद उत्तर साइड में था, वहाँ पर हम लोग गए थे। और एक्चुअली वहाँ पर जो खास करके किराया था और वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे फ़ोन पे, तो बगल में एक शॉप था, वहाँ पर हम लोग गए, होटल था एक खाना खाने वाला। वहाँ पर आपको मैं बता दूँ कि 2500 रुपया हम लोगों को ज़रूरत थी एक्चुअली वहाँ पर लेने की। तो एक लड़का था, उनसे मतलब हम लोगों ने बात किया, तो वो बोला कि 50 रुपया हम देख लेंगे, मतलब 2500 अगर भेजेंगे तो 2550 आपको देना होगा। तो वो चीज़ों से मतलब रात बहुत हो चुके थे और हम लोगों को आराम करना था, तो वैसे हुआ था। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो परिणाम यही है कि लोग वहाँ पर इन सारी चीज़ों से मतलब इतना परेशान हो गए, जिस प्रकार से धोखाधड़ी हुआ, तो मतलब ऑनलाइन लेना ही बंद कर दिए। तो इस तरह का चीज़ों को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर इसी को बचाने के एक प्रकार से मतलब प्रोटेक्ट करने की दिशा में ये पहल है। अच्छा, GST की वर्षगांठ से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए यहाँ पर कथन आपके बीच है, कथन 1, 2 और 3।
समझिएगा, वर्ष 2025 में भारत ने जीएसटी लागू होने की 9वीं वर्षगांठ मनाई है। ये कथन यहाँ पर, जो कथन 1 है, बिल्कुल यहाँ पर गलत, ये जो है इसको मिटा दीजिए, ए बी सी यहाँ पर गलत आया है। कथन 1 जो है ये बिल्कुल यहाँ पर गलत है। फिर कथन 2 है, जीएसटी भारत में 1 जुलाई 2016 को लागू किया गया था। ये भी कथन यहाँ पर गलत है, 16 नहीं, बल्कि अगर यहाँ पर 2017 होता तो हम इसको सही मानते। फिर अगला कथन है कि 1 जुलाई 2025 को जीएसटी लागू होने की अभी हाल ही में 8वीं वर्षगांठ मनाई गई। ये वाला कथन हमें सत्य नजर आता है। और कौन सा है? कथन 3 है। हाँ, कथन 3 यहाँ पर सी में है, केवल कथन 3 यहाँ पर क्या लिखा गया, सही है। तो यही आपको ध्यान रखना, विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, यहाँ पर उसको लेकर जानकारी आपके बीच हमने रखा है। एक बार जीएसटी को लेकर चीज़ों को देखिए, समझिए। जीएसटी का जो फुल फॉर्म होता है, ये होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी कि वस्तु एवं सेवा कर। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा भारत में 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू किया गया था। जो कि आपको ध्यान रखना है, इसका उद्देश्य अगर हम बात करें तो एक समान कर प्रणाली पूरे भारत में लागू करने को लेकर, यानी कि एक राष्ट्र एक कर एक बाजार का सपना पूरा हो सके, इस उद्देश्य से इसकी शुरुआत की गई थी। और यह इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। जीएसटी में शुरू में जो इसकी जो 4 दरें थी, 5%, 12%, 18 और 28, ये विभिन्न कैटेगरियों में 4 मुख्य दरें शुरुआती चरण में निर्धारित किया गया था। अच्छा, जीएसटी ने, आपको ध्यान रखना, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर, साथ वैट, मनोरंजन कर, लग्जरी टैक्स आदि को समाप्त कर दिया और इन्होंने मतलब उसका स्थान लिया जीएसटी ने। और देश में कर प्रणाली में इससे एक रूपता हमें देखने को मिली। और आपको ध्यान रखना, अभी हाल ही में 1 जुलाई 2025 को इसकी 8वीं वर्षगांठ मनाई गई है। 8 साल अभी हाल ही में पूरा हुआ है। अच्छा, भारत में जीएसटी यानी कि वस्तु और सेवा कर लागू करने वाला पहला राज्य असम था। ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। असम ने दरअसल 12 अगस्त 2016 को ही जीएसटी विधेयक की पुष्टि की थी। और ऐसे में एक प्रश्न बनता है कि पहला राज्य कौन है, तो असम है। ये चीज ध्यान रखिए। अच्छा, हालांकि फ्रांस जो है दुनिया का पहला ऐसा देश है जो जीएसटी प्रणाली को लागू किया था। और ये कब? तो 1954 में। समझ लीजिए कितना ये आगे क्या था, बहुत पहले 1954 में है। अब एक चीज ये भी ध्यान रखिए, भारत में अप्रत्यक्ष कर की जो सुधार की शुरुआत है, ये 1986 में राजीव गांधी की सरकार के दौरान ये किया गया था। और उस समय जो प्रणाली की शुरुआत हुई थी, मोड वैट के रूप में हुई थी। मोड वैट प्रणाली शुरू हुई थी, जिसे वित्त मंत्री पीवी सिंह के द्वारा ये लागू किया गया था। तो ये चीजें यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। और जीएसटी को लेकर जो एक्चुअली हमने बात किया, ये एक अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। तो बातें यहाँ पर दर्शाई गई है। तो फिलहाल यहाँ पर इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी है। और कुछ और भी अतिरिक्त बातें जीएसटी से हमेशा मतलब कुछ ना कुछ बनते रहता है पॉइंट, वो चीज़ें हम आपको रेगुलर बेसिस पर पढ़ाते हैं, बताते हैं। चीज़ों को ध्यान रखिएगा। चलिए आते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न पे। देखिए, 10वां प्रश्न है कि हाल ही में लद्दाख में आयोजित पहले एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल का उद्देश्य क्या है। देखिए, अभी हाल ही में लद्दाख में ये पहली बार है जब एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल आयोजित किया गया है। तो इसका उद्देश्य है कि लद्दाख में एस्ट्रो टूरिज्म स्थल के रूप में विकसित करना, लद्दाख को एक्चुअली में एस्ट्रो टूरिज्म स्थल के रूप में विकसित करना और यहाँ पर पर्यटकों को आकर्षित करना। ये इसका यहाँ पर सारे विकल्पों में से ये विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पर तस्वीर के भी माध्यम से देख सकते हैं कि हाल ही में लेह लद्दाख में पहला एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया, जिससे पर्यटन विभाग लद्दाख ने भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान बेंगलुरु के साथ मिलकर आयोजित किया। हालांकि यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना, पहला संस्करण है इसका। ये 2 दिवसीय महोत्सव था, जिसमें कि रात्रि आकाश दर्शन, साथ एस्ट्रोग्राफी, खगोलीय विज्ञान सत्र और खास करके स्थानीय संस्कृति को जोड़ने वाले कई कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हुए। विशेष तौर पर ये कार्यक्रम को लेकर ये ध्यान रखना है कि पहला संस्करण था, जो खास करके आपको यहाँ पर ध्यान रखना, जो हमने अभी चर्चा किया था एस्ट्रो टूरिज्म को लेकर, तो ये एस्ट्रो टूरिज्म स्थल के रूप में विकसित करने को लेकर अभी हाल ही में लेह लद्दाख में ये पहली बार आयोजित हुआ है। ठीक है, उतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हालिया घोषणा के अनुसार बताएं कि केंद्र सरकार ने 2 पहिया वाहनों में एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम एबीएस, आपने एबीएस का नाम जरूर सुना होगा, इसको कब से अनिवार्य कर दिया है। तो ध्यान रखिए 1 जनवरी 2026 से। आइए यहाँ पर चीज़ों को हम विस्तार से देखते हैं। कुछ चीज़ें यहाँ पर आपको जानना बहुत आवश्यक होगा। देखिए, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की हालिया घोषणा के अनुसार जनवरी 2026 से सभी 2 पहिया वाहनों, चाहे वो उसका जो इंजन क्षमता है कुछ भी हो, मतलब कोई गाड़ी होता है 100 सीसी का, कोई 120, 150, 200 का, तो सभी गाड़ी में अब एबीएस जो है ये आपको ध्यान रखना है, अनिवार्य कर दिया गया। हालांकि इसको लेकर एक बात ये समझिएगा कि वर्तमान में ये जो नियम है केवल 125 सीसी और
या फिर उससे ऊपर की इंजन वाली मोटरसाइकिल पर ही लागू है। एबीएस की एक्चुअली हम बात कर रहे हैं, जिसका नाम जो पूरा नाम है एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। अभी तक का ये प्रावधान है कि 125 सीसी से ऊपर की जो गाड़ी होगी उस पर ये लागू है, लेकिन संशोधन के साथ आपको ध्यान रखना अब सभी इंजन क्षमताओं को ये कवर करेगा। अब एक चीज और जान लीजिए, ये जो खास करके घोषणा हुई है, इतना ही नहीं, इसमें कई और घोषणाएं हैं, वो चीजें हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले एबीएस को लेकर हम चर्चा कर लेते हैं। दरअसल ये क्यों मैंडेटरी किया गया है। देखिए, एबीएस लगाने से ब्रेक लॉकअप और खास करके स्कीटिंग की जो घटनाएं होती है, जो स्केटिंग होती है उसकी जो घटनाएं हैं, वो देखा गया कि 35 से 45% कम हो जाती है और ऐसे में सड़क हादसों में कमी आती है। एक तो जो मतलब हादसा का शिकार होते हैं वो तो अपनी जान जोखिम में डालते ही हैं, लेकिन अतिरिक्त जो लोग खास करके इर्द गिर्द होते हैं, जो चल रहे होते हैं, उन्हें भी नुकसान होता है। तो सड़क हादसा कहीं ना कहीं ये दर्दनाक हो जाती है। इसी को रोकने का एक प्रयास है। दरअसल यह एक स्मार्ट ब्रेकिंग तकनीक है। बात यहाँ पर हो रही है एबीएस को लेकर। ये एक स्मार्ट ब्रेकिंग तकनीक है जो सुनिश्चित करती है कि अचानक ब्रेक लगने पर भी वाहन के जो पहिए हैं वो लॉक ना हो और गाड़ी फिसले नहीं। कई बार ये होता है कि जब अचानक ब्रेक मारते हैं तो गाड़ी फिसल जाता है और वो गिर जाती है अनबैलेंस होकर। तो एबीएस यही कार्य करता है कि ब्रेक खास करके जब लगाते हैं वो खास करके लॉक होकर फिसल ना जाए। तो ये चीज ध्यान रखिए, मतलब इसको रोकती है। देखिए, साथ ही सड़क सुरक्षा को ध्यान रखते हुए अब हर नया दोपहिया वाहन खरीदने पर 2 हेलमेट देना अनिवार्य होगा। यहाँ पर हमने लिखा भी है। अब जब भी नया वाहन खरीदने जाएंगे सभी को बता दीजिए कि एक खास करके यहाँ पर हमने लिखा 1 जनवरी से एक्चुअली में 2026 से आपको ध्यान रखना, नया वाहन जब भी खरीदने जाएंगे, कोई भी गाड़ी किसी भी सीसी की, किसी भी क्षमता की, 2 आपको मिलेगा हेलमेट। और वो हेलमेट ऐसे खास करके कोई भी हेलमेट नहीं होगा जो रोड पे बिकने वाला, वैसा नहीं। जो खास करके आपको ध्यान रखना है, भारतीय मानक ब्यूरो से प्रमाणित यानी कि सरकारी मंजूरी वाला हेलमेट होगा, वो हेलमेट दिया जाएगा, जो कि एक राइडर के लिए होगा और एक जो पीछे बैठते हैं पिलियन, उनके लिए होगा। तो ये चीजें यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अब जब भी गाड़ी खरीदने जाइए, जनवरी से 2026 से, जरूर ध्यान रखिए कि 2 हेलमेट लेना है और उच्च गुणवत्ता वाली हेलमेट होगी वो। और ये चीजें अपने दोस्तों, सहपाठियों, जो भी आदि लोग हैं जो वाहन खरीदने वाले हैं, उन्हें बता दीजिए। अभी तो फिलहाल मांगने पर एक भी नहीं मिलता है, लेकिन 2 देना अनिवार्य होगा। अगर ना मिले तो कंप्लेन आप जरूर कर सकते हैं, जो खास करके सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की वेबसाइट है वहां पर जाकर। चलिए, अगला 12वां प्रश्न है कि साइबर अपराध और डिजिटल गिरफ्तारी जैसे घोटालों में इस्तेमाल होने वाले लाखों बैंक खातों का पर्दाफाश करने के लिए ऑपरेशन चक्र 5 के तहत कौन सी एजेंसी ने कार्रवाई की है। जो खास करके यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, प्रश्न क्या है, साइबर अपराध और डिजिटल गिरफ्तारी जैसे घोटाला करते हैं वैसे खातों को सीज करने के लिए, उसका पर्दाफाश करने के लिए, ये सारी चीज़ों को संचालित करने को लेकर ऑपरेशन चक्र 5 के तहत कौन सी एजेंसी ने कार्रवाई की है। तो केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई ने। ध्यान रखिए, विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो आज के क्लास में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी थी जो आपको हमने यहाँ पर दिया। आज के इस क्लास का ये प्रश्न है जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है। और ये बातें ध्यान रखिएगा, चीजें जो यहाँ पर आप पढ़ते हैं करंट अफेयर्स के इस क्लास में, निश्चित तौर पर भरोसा रखिएगा, आपको एग्जाम में 100% सफलता मिलेगी। हमारा ये प्रयास रहता है कि सारी चीजों को हम कवर करें, आपको बेहतर तरीके से ये चीजें बताएं। यहाँ पर क्लासेस को आप लोग फॉलो कीजिएगा। जो छोटा हुआ भी है उसे जरूर देखिए, कम से कम मंथली वाला जो आपका छोटा हुआ 2025 का अब तक का, उसे देखना आप सभी के लिए अनिवार्य है। और ये ई बुक जो भी हाल ही में लॉन्च हुआ है, इसे डाउनलोड कीजिए। सिर्फ डाउनलोड करने से काम नहीं चलेगा, इसको आपको प्रिंट करना है। ये बुक फॉर्मेट में है, भले ही ये ई बुक है, भले ही ये पीडीएफ है, लेकिन हूबहू ये बुक है, आपको बुक वाली फील देगा। आप मुश्किल से 50 से 60 रुपया इसमें लगेगा। 88 पेज इसमें है, ध्यान रखिएगा, दोनों साइड मिला के ये 88 पेज इसमें है। और चीजों को बहुत अच्छी तरीके से हमने डाला है। इसमें करंट अफेयर्स के अतिरिक्त बिहार जीके का भी 5 सेट हमने आपको दिया है, जो कि उसमें आपको एक प्रकार से आगामी एग्जाम को लेकर एक प्रकार से आप आकलन कर पाएंगे कि बिहार जीके की तैयारी कैसी है। तो ये सभी चीजें आपको इस कोर्स में मिल जाएगा, करंट अफेयर्स का ये कोर्स है। अच्छा, इतना ही नहीं, जो बीपीएससी का कोर्स संचालित हो रहा है, इसमें अगला जो प्रैक्टिस सेट है, ये वाला कोर्स है, अगला प्रैक्टिस सेट नंबर 15 आपको 5 जुलाई 2025 को कल आपको मिलने वाला है 9 बजे शाम में। निर्धारित समय पर आप लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, निश्चित तौर पर घर बैठे अपनी तैयारी को संचालित कर पाएंगे और वो भी सुचारू रूप से। आप इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए, एक नॉमिनल सा चार्ज पर साल भर चीज़ें यहाँ पर आपको मिलेगी, जिससे आपकी तैयारी बेहतर होगी। कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी हेल्प चाहिए, कोई शिकायत, कोई समाधान चाहिए, आप यहाँ पर हमें इस हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।